गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलो आज हम एक छोटा सा टर्म्स लेके आए हैं। इस टर्म्स का नाम है जेनेटिक्स कोडांस। कि जेनेटिक्स कोडांस क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये किससे मिलकर बनता है या किस पे डिपेंड है, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, इसके बारे में बात करना है। ठीक, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दे, इस चैनल पे आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर दे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें जिससे मेरा भी हौसला अब जाहिर होता रहे। उसके साथ साथ शेयर करें जिससे आपके जैसे स्टूडेंट्स, आपके जो मित्रगण हैं, उनको बेनिफिट होता रहे। तो बात करें हम जेनेटिक्स कोडांस की, इसके डिफिनेशन की, तो अब डिफिनेशन 60 छोटा सा डिफिनेशन बोल रहा हूं, आप उसको नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। ठीक, और तो चलो लिख लेते हैं। बोलता क्या है कि डिफिनेशन बोलता है कि एमआरएनए के वे, क्या बोलता है, एमआरएनए के वे नाइट्रोजनी बेसिस या एमआरएनए के जो नाइट्रोजनी बेसिस एक साथ मिलकर एक अमीनो अम्ल को या एक अमीनो एसिड को कोडित करते हैं, उन्हें कोडांस कहते हैं या एक कोडांस कहते हैं। क्या, फिर से आप दोहराइएगा, एमआरएनए के वे या एमआरएनए के जो नाइट्रोजनी बेसिस एक साथ मिलकर अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, उन्हें हम कोडांस कहते हैं या एक कोडांस कहते हैं। अब आप चलते हैं, हम देख लेते हैं एग्जांपल में क्या कहता है। जैसे हम देखते हैं, क्या ये एमआरएनए है, एमआरएनए मतलब आरएनए की बात कर रहा है। तो आरएनए के लिए जैसे मैंने यहां पे लिखा है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड, टी अक्षर नहीं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द कोडान। मतलब ये जो कोडांस हैं ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में हम क्या पढ़ते हैं और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या पढ़ते हैं, इसको डिफिनेशन के साथ साथ हम अंतर को क्रिएट कर ले। अंतर ये होता है कि वहां पे थायमिन होता है डीऑक्सी में, और जो हमारा राइबोज होता है उसमें हमारा यूरेसिल होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे यूरेसिल बता रहा है, साइटोसिन बता रहा है, एडेनिन और गुआनिन, ये चार इधर क्या है नाइट्रोजनी बेसिस और चार इधर नाइट्रोजनी बेसिस, और उसी के साथ साथ चार इधर नाइट्रोजनी बेसिस का कंबाइंड पेयर मिल रहा है। हम एक साथ इसके और बता दें आपको कि जो बता रहा है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द कोडांस, मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट्स इसलिए लगाया है और यहां भी लगाया है कि सब में कहेगा कि ये क्या है, फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड्स द कोडांस हैं। उसके बाद ये क्या है, ये जो पूरे सीरीज ऊपर के हैं ये बताएगा कि ये क्या है, सेकेंड्स, क्या सेकेंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द कोडांस हैं। और इधर जो बता रहा है, इधर बता रहा है थर्ड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द कोडांस है। ठीक, ये हो गया। उसके साथ साथ और आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो बोलता है नाइट्रोजनी बेसिस ऑफ 5' अब 5' की बात हमने अगले वीडियो में किया था। 5' आपका ये यूजी, ये ए यूजी क्या है, स्टार्टिंग कोडांस के रूप में काम करता है। जैसे ए यूजी ये बोल रहा है। ठीक, ए यूजी 5' ए यूजी 3' एक कोडान है, जान रहे हैं, दिख रहा है, एक कोडांस है। ये मिथनोनिन या मिथोनिन अमीनो अम्ल को कोडित करता है। ठीक, क्या कर रहा है, ये अमीनो अम्ल है, इसको ये कोडित कर रहा है। ये भी होता है कि एक कोडांस एक अमीनो अम्ल को कोडित करे, या एक कोडांस दो अमीनो अम्ल को कोडित करे, या दो से अधिक कोडांस भी अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लिए कि सिंगल इसको कोडित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लियोसिन की बात कर ले कि लियोसिन क्या कर रहा है, दो इधर और चार इधर, 6 लोग मिलके, मतलब 6 कोडांस मिलकर एक अमीनो एसिड्स को कोडित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक अमीनो एसिड को कोडित कर रहे हैं। तो अपन को क्या मिला, अपन को ये मिलता है, जैसे इस सीरीज में आप देख रहे हैं, ये चारों लोग मिलकर, ये 4 मिलकर एक, ये 4 मिलकर एक, ये 4 मिलकर एक अमीनो अम्ल को बराबर मात्रा में कोडित कर रहे हैं। ठीक, और इधर भी आप देख लें, इधर भी क्या है कि कुछ ऐसे कोडांस हैं जो 2 के मतलब ज्यादा कोडांस 2 और 4 के रेशियो में कोडित करते हैं। ये हो गया। आगे बात करें इसकी डिस्कवरी की, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ या कौन किए। देखो क्या है कि इसके डिस्कवरी की बात करेंगे तो एक आपके फिजिक्स के साइंटिस्ट रहे हैं गैमो। क्या है, गैमो ने 1954 में प्रस्तावित किया या फिर प्रपोज किया कि जो जेनेटिक्स कोड होते हैं वो 3 अक्षरों के बने होते हैं। क्या होते हैं,
3 अक्षरों के बने होते हैं। ऐसे कोडों को या ऐसे कोडान्स कोडों को हम ट्राइप्लाइड या फिर त्रिक कोड, क्या ट्राइप्लाइड या फिर त्रिक कोड के रूप में कहते हैं या त्रिक कोड कहते हैं। ठीक, ये हो गया। तो इसके बारे में हुआ कि गैमो ने आपके 1954 में आए और उन्होंने बताया कि जेनेटिक्स जो कोडान्स होते हैं वो 3 लोग के मिलके बनते हैं। ठीक, उनमें क्या होता है, पहला जो सीरीज होता है वो फर्स्ट आपके क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के कोडान्स होते हैं या और क्षारक होते हैं या फिर नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं, और फिर सेकेंड्स भी नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं और थर्ड भी नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं। सबको मिला के एक स्पेशल कोडान्स तैयार होता है। ठीक, आगे बढ़े, इसके अध्ययन की बात कर लें कि इसकी स्टडी कैसे की गई, ये इंपॉर्टेंस क्यों रहा, सारा डिटेल्स देखेंगे। पहले स्टडी की बात कर लें। देखो स्टूडेंट, स्टडी की बात करेंगे, सबसे पहले क्रिक आए हैं। वैसे क्रिक का जो डीएनए वो आरएनए के प्रति और ज्यादा डिस्कवरी आई है कि ज्यादा खोज उन्होंने दिया था। इस खोज के सीरीज में एक आता है, ये हमारे जेनेटिक्स कोडान्स में भी क्रिक और उनके जो भी फ्रेंड थे वो भी आपके 1961 में एक थ्योरी प्रपोज की। उस थ्योरी में ये बताया गया या उस अध्ययन में ये बताया गया कि जो ई कोलाई था, ई कोलाई के जो बैक्टीरियोफेज क्या है, ई कोलाई के बैक्टीरियोफेज T4 के आपके जो RLL क्या RLL लुकास के बी जीन के साथ बहुत से स्वतः प्रेरित न्यूनतम उत्प्रेरक की आनुवंशिकता का अध्ययन किया। क्या किया, एकेरेसिया कोलाई के जो बैक्टीरियोफेज T4 के आपके क्या थे, वायरल लिकॉस थे। वायरल लिकॉस के बी क्या कर रहे हैं, बी जीन में क्या कर रहे हैं, बी जीन में स्थित बहुत से सेल्फ व कैटालिसिस के रूप में या फिर एक्साइटेड सेल्फ व एक्साइटेड आपका डिफिशिएंसी क्या है, म्यूटेशन का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में यह बताया गया कि आनुवंशिकीय जो या फिर जेनेटिक्स कोडान्स हैं वो 3 या 3 के गुणनफल के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आनुवंशिकी कोडान्स 3 नाइट्रोजनी बेसेस का बना या फिर 3 नाइट्रोजनी बेसेस के गुणनफल के बराबर होते हैं। इनके बारे में जो दूसरा थ्योरी निकल गया क्रिक का वो ये आया कि कोडान्स या आनुवंशिकी कोडान्स या फिर जो जेनेटिक्स कोडान्स है वो नॉन ओवरलैपिंग, ठीक, रोडिएंट कामालेस होते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, इनके बीच कोई कामा नहीं होगा, ये भी बताया। तो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि एक कोडान्स के क्षारक किसी अन्य कोडान्स पर भाग नहीं ले सकते। मतलब ये कोडान्स ऐसा नहीं कि उठ के दूसरे के पास चला जाए, दूसरे को कोडित कर दे, ऐसा नहीं होगा। इसको कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग। ठीक, दूसरे बारे में आता, दूसरा क्या आया, रोडिएंट के बारे में बताया कि कोड में 2 या 2 से अधिक कोडान्स एक साथ मिलकर एक अमीनो एसिड्स को कोडित नहीं करते या नहीं होता है। ठीक, ये बता रहा है कि ये 2 या 2 से जो अधिक हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक जो अधिक कोडान्स हैं वो एक ही अमीनो अम्ल को कोडित नहीं कर सकते, ये बता रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, एक अमीनो अम्ल को कोडित नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। वो ज्यादा मिलके भी कोडित कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 अमीनो एसिड्स, जैसे यहाँ पे चारों मिल रहे हैं, चारों अमीनो एसिड्स को मिला के कुल क्या है 16, मतलब 16 आपके नाइट्रोजनी बेसेस क्या कर रहे हैं, इसको कोडित कर रहे हैं। ठीक, लेकिन क्या है कि उन्होंने क्या बताया, रोडेंट में ये बताया कि कोड में या फिर कोडान्स में 2 या 2 से अधिक कोडान्स एक ही अमीनो अम्ल को कोडित कर सकते हैं। ये चारों मिलके एक के साथ जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद और आया कामालेस। ये कामालेस क्या चीज है, कामालेस में ये बताया जाता है इसमें 2 कोडानों के बीच में कोई अतिरिक्त क्षारक या अतिरिक्त नाइट्रोजनी बेसिस नहीं आएगा, अर्थात एक कोडान्स की अंतिम क्षारक या अंतिम नाइट्रोजनी बेसिस दूसरे तुरंत बाद या दूसरे के तुरंत बाद
लिखा जाएगा या फिर स्थित होता है। जैसे ये अलग हुआ, ये इसको कोडित किया, जस्ट इसी के साथ लगकर दूसरा भी कोडित होगा, ये कोडित कर देगा इसको, फिर ये कोडित करेगा, मतलब पहले के और लास्ट में और दूसरे के प्रारंभ में एक साथ मिल जाएंगे। तो ये हुआ क्रिक और उनके साथियों के 1961 में आया हुआ डिस्कवरी, जो इकेरेसिया कोलाई या ई कोलाई के बैक्टीरियोफेज के T4RL लुकास के बी जीन के लिए दिया गया था। ठीक, और इसी सीरीज में आगे बात करेंगे। दूसरे साइंटिस्ट थे आपके नीरनबर्ग या नीरव वर्ग, जो नीरव वर्ग थे, और इसी के साथ मेथॉई नाम के साइंटिस्ट थे, जो इसी साल मतलब 1961 में एक थ्योरी प्रपोज किया। उस थ्योरी में ये बताया, पहले उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन के बाद एक थ्योरी प्रपोज की। अध्ययन किस पे किया इसको जान लेते हैं। उन्होंने ये बताया कि पात्र में विनएट्रो संश्लेषण में पाली यूरेडिन का संश्लेषण किया। क्या किया? पाली यूरेडिन का संश्लेषण किया और उसमें आरएनए के रूप में उपयोग किया गया। ठीक, ये पाली यूरेडिन क्या है? जैसे आप देख रहे हैं, यूरेडिन मतलब यूरेडिन का पाली, मतलब यूरेडिन बार बार जुड़ के एक साइड बनाता है, जिसको पॉली न्यूक्लियोटाइड्स या पॉली यूरेडिन न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक, ये बताया गया अध्ययन में। ये बताया गया कि इन्होंने ये बताया कि त्रिकोडांस UUU फेनिल इलायरीन कोडित करता है, जैसे कि ढेर सारे, या UUU क्या है इसके रूप में, या फिर इनमें अध्ययन किया स्पेशल। जैसे हमारा क्या था, हमारे जो पहले साइंटिस्ट रहे क्या रहे, पहले साइंटिस्ट ने इसको खोज किया, उसके बाद दूसरे ने इसको बताया कि जो UUU है वो फेनिल या फेनिलीन आपका एनिलीन की कोडित करता है, इनके बारे में हो गया। फिर उनके साथ क्या बताया इन्होंने, उनके साथ ये बताया कि इनके कोडित करने के बाद, क्योंकि पॉली UUU से बने पॉलीपेप्टाइड में केवल फेनिल इलारीन या इलानीन के ही अणु होते हैं, मतलब इसलिए ये कोडित कर रहे हैं इनको, क्योंकि इनमें जो अणु बने हुए हैं वो इन्हीं के बने हुए हैं। मतलब जस्ट अपोजिट है कि इन तीनों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन्हीं के बने होंगे। क्या होंगे? इन्हीं के बने होंगे। ठीक, ये हो गया। आगे एक स्पेशल साइंटिस्ट आए हैं जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट में गिना जाता है। इनको हम कहते हैं कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना। देखो स्टूडेंट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना की बात करेंगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट्स रहे हैं। इन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन में ये बताया, उन्होंने बताया कि जो क्षारक होते हैं, जो नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं, जो बेसेस होते हैं उनके जो क्रम के डीएनए अणु के पहले या पात्र में, मतलब उन्होंने ये बताया कि जो नाइट्रोजनी के क्रम होते हैं, जो नाइट्रोजनी बेसिस के क्षारक के क्रम होते हैं, वो डीएनए मॉलिक्यूल्स के संश्लेषण, जिससे डीएनए अणु के ट्रांसक्रिप्शन में मिले आरएनए के, देखो थोड़ा प्रोसेस अलग है, हम ये जानेंगे कि ये कहना चाहता है कि जो क्षारक हैं, मतलब जो हमारे बेसिस हैं, जो बेसिस के क्रम होंगे वो डीएनए अणु या डीएनए मॉलिक्यूल्स के पात्र संश्लेषण, मतलब इन विट्रो सिंथेसाइज की बात कर रहा है, के संश्लेषण जिसमें हर या इन डीएनए अणु के ट्रांसक्रिप्शन डीएनए अणु के ट्रांसक्रिप्शन से मिले आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन इधर है, आरएनए इधर है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इधर, आरएनए इधर, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए के अणुओं के क्षारक या नाइट्रोजनी बेसिस, जो बेसिस है वो इन डीएनए के पूरक होंगे या इनका अनुलेखन हुआ होगा। ठीक, ये थोड़ा सा अब पढ़िएगा फिर से। ये कह रहा है कि डीएनए है, डीएनए के जो ट्रांसक्रिप्शन है इनको इन विट्रो सिंथेसाइज किया जाता है, तो उनके बाद जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जो अणु मिलते हैं, वो डीएनए के पूरक होते हैं, आरएनए के। ठीक, इनका ये बताया, परिणाम ये आया कि आरएनए मॉलिक्यूल्स का अनुदन या एनआर, मतलब कि जो हमारा अनुलेखन है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ठीक, अनुलेखन के बाद जो हमारा अनुमोदन है, अनुमोदन से ये आया कि आरएनए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसक्रिप्शन से मिले पॉलीपेप्टाइड का अमीनो अम्ल क्रम ज्ञात किया गया और इनकी तुलना में
mRNA से में उपयोग किया गया। मतलब आपके नॉर्मल RNA को लाया गया, उसके बाद जैसा RNA आया वैसे क्रम मैसेंजर RNA के रूप में लाया गया। ठीक, एगेरियस कोलाई के बारे में हो गया, इसके बारे में हो गया। ठीक, और आगे बात कर लें। अब चलते हैं कोडान्स के पास, स्पेशल हम कोडान्स को देख लें। ठीक, ये तो हुआ डिस्कवरी और उससे जुड़े नॉलेज जो आप तक पहुंचाने बहुत ही जरूरी था कि कैसे क्यों इसको लाया गया, ये क्यों इंपॉर्टेंट था। ठीक, उसके साथ साथ और कुछ पॉइंट्स कह रहा है, कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं, उनमें ये कहना चाहता है ये कि ये जो जेनेटिक्स कोडान्स हैं, जेनेटिक्स कोडान्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं यहां से, आप उसको नोट करिएगा तो कर लीजिएगा। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक में ये कहता है, पहला कहता है कि जो जेनेटिक्स कोड हैं वो त्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्राइप्लेट होते हैं। कितने कैसे होते हैं? ट्राइप्लेट होते हैं। ट्राइप्लेट के साथ साथ जो प्रत्येक कोडान्स हैं या प्रत्येक कोडान हैं वो 3 क्षारक या 3 बेसेस के बने होते हैं, जैसे दिखाई दे रहा है। इनके कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर में ये कह रहे हैं कि ट्राइप्लाइड होंगे और स्पेशल 3 बेसेस के पेयर से मिलकर बने होंगे, जैसे आपको दिख रहा है। दूसरा क्या बता रहा है? दूसरा बता रहा है परंतु कुछ ऐसे ज्ञात हैं जिनमें एक जीन के कोडान्स दूसरे जीन के कोडान्स को ओवरलैपिंग करते हैं। इसके पहले क्या आया था? इसके पहले हमारे साइंटिस्ट रहे कौन? क्रिक वाले भाई साहब। क्रिक ने कहा कि कोई ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे भी कोडान्स आए जो दूसरे जीन को कोडान्स को ओवरलैप कर देते थे। ठीक, तो ये एसेशन के रूप में अब याद रखिएगा कि कुछ ऐसे होते हैं। ठीक, उनके बाद जो तीसरा पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि कोड कामा या फिर कॉमा लेस होते हैं। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे कोई कामा नहीं होगा, कामा लेस होते हैं। 2 कोडान्स के बीच अतिरिक्त कोई भी क्षारक या फिर कोई भी बेसिस नहीं होता है। मतलब इनके बीच कोई स्पेशल बेसिस नहीं आएगा, पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का प्रारंभ आपस में जुड़ जाएगा, बीच में कोई कामा नहीं लगेगा। ठीक, आगे बात करा तीसरा कह रहा है कि आपके जेनेटिक्स कोडान्स यूनिवर्सल होते हैं। आपके जो जेनेटिक्स कोडान्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है वो सारे जगह पाए जाएंगे। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी कोडान्स या फिर कोई भी कोडान सभी जीवों में एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कैरेक्टरिस्टिक में कि दुनिया के जितने भी कोडान्स हैं वो यूनिवर्सल्स होंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड होंगे, और जो कोडान्स एक अमीनो एसिड को कोडित करता था वो सभी आपके ऑर्गेनिज्म में उसी अमीनो एसिड को कोडित करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब मेरे में ये कर रहा है, मेरे में ये वाला इतने मिलके इसको कोडित कर रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लें कि फेलिनिन है जो वो यू कोडित कर रहा है ह्यूमन में। ऐसा नहीं है, वो सारे एनिमल, सारे प्लांट, ठीक, स्पेशली जितने भी क्या है आपके आपके राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स हैं या फिर आरएनए हैं, सारे में जितने भी एनिमल या फिर जितने भी प्लांट्स होंगे सबको कोडित करता रहेगा। ठीक, ये है स्पेशल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चलते हैं, कुछ और कह रहा है। ये कहना चाहता है कि जो जेनेटिक्स कोड है, जेनेटिक्स कोड में कुल टोटल 64 कोडान्स होते हैं। मतलब जेनेटिक्स कोड की बारी आएगी, उसमें नंबर की बारी आएगी कि जेनेटिक्स कोडान्स में या कोड में कितने कोडान्स नंबर होते हैं, तो उसमें 64 कोडान्स होते हैं। ठीक, इन कोडान्स में 2 स्पेशल कैटेगरी होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, दूसरा टर्मिनेटेड पॉइंट्स होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट्स के रूप में हमारा एक स्पेशल कोडान्स होता है जिसको हम यहां लिखना चाहेंगे। देखो ये स्टार्टिंग कोडान्स हैं। AUG जो है वो क्या कर रहा है, किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। उसके साथ साथ हमारे 3 स्पेशल ऐसे हैं जो टर्मिनेटेड कोडान्स के रूप में काम करते हैं। ये जीके पॉइंट्स है आज के क्लास का। क्या है आज के क्लास का? ये जीके पॉइंट्स है कि स्टार्टिंग कोडान्स के रूप में ये वर्क करता था। वहीं दूसरी ओर क्या कर रहा है, मेरे पास कुछ स्पेशल लोग हैं या स्पेशल कोडान्स हैं, वो ए सिंगल है। यह क्या है? ये सिंगल मिला, लेकिन उसके साथ साथ ये ओकर, अंबर और ओपल, ये दूसरा पहला और ये दूसरा, ये तीसरे ऐसे कोडान्स हैं
या कोडान्स हैं जो टर्मिनेटेड कोडान्स के रूप में वर्क किया करते हैं। क्या करते हैं? टर्मिनेटेड कोडान्स के रूप में वर्क किया करते हैं। ठीक, कि मतलब ये किसी भी कोडान्स को समाप्त या किसी भी सीरीज को समाप्त करने के काम आते हैं, या फिर ऐसे कोडान्स होते हैं जो किसी सीरीज को समाप्त करते हैं या टर्मिनेटेड कर देते हैं, काट देते हैं, अलग कर देते हैं, इनके बारे में बता रहा है। तो आप यहां से इसको उठा लीजिएगा, वहां से ओकर, इसका नाम है ओकर, अंबर, ठीक, ओपल, ओकर, अंबर, ओपल, ये 3 ऐसे स्पेशल टर्मिनेटेड कोडान्स के रूप में जाना गया। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि ये कोडान्स जो हैं ये कैसे हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके साइंटिस्ट कौन रहे, और इसके बारे में स्टडी कौन कौन साइंटिस्ट किए, क्यों किए, क्या दिए, और ये स्पेशल टर्मिनेटेड और स्टार्टिंग कोडान्स क्या है, इनके बारे में बात होगा। लेकिन जो स्पेशल इसका मोटिव है आज के क्लास का वो ये है कि हम इस ग्राफ को लिख लेते हैं, बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन इन सब के लिए रट्टा मारना पड़ता है। तो आज से रट्टा बंद। हम क्या करेंगे? हम यहां से देखेंगे कि रट्टा नहीं मारना है, हमको देखना क्या है, इस पॉइंट्स को हम 1 कर लें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये हमारा 5, ये 6 पॉइंट्स, ये 7, ये 8, 9 के साथ ये 10 हो गया, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 6 बात कर लिया। लेकिन अब इनके साथ साथ हमको लिखना कैसे है? जो पहले के देखो फेनिलिन की बात कर रहा है या ल्यूसीन की बात कर रहा है, हम इसको क्या करेंगे? 1.2 कर लेंगे। मतलब यहाँ पे 1.2 मतलब पहला व दूसरा, पहले का क्या है वो फेनिल का है, इसको P से इंडिकेट कर लें। उसके बाद जो किसी का है वो पहले का आपका क्या है, 3 और 4 है, वो क्या है 3 और 4, वो है स्पेशली ल्यूसीन की। और इसकी बात कर लें, जो दूसरा ब्रैकेट है, दूसरे का टोटल 4 जो है वो ल्यूसीन है। क्या है? ल्यूसीन है, टोटल 4। उसके बाद थर्ड में हम क्या करेंगे? आइसोल्यूसीन है, तो आइसोल्यूसीन थर्ड है, तो इसको क्या लेंगे? थर्ड का थर्ड, मतलब पहला दूसरा तीसरा जो है वो ल्यूसीन की मात्रा को क्रिएट कर रहा है। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? ये तीसरा का जो 4 है वो मेथनोनिन की कंप्रोमाइज को बता रहा है। ठीक, इसके जैसे ही हम सारे ग्रुप को आसानी से नाम रख के लिख सकते हैं। और इस सारा का सारा जो हमारा एमिनो एसिड्स का पूरा ग्रुप है, 20 अमीनो एसिड दिए गए हैं। 20 अमीनो एसिड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके केमिकल फॉर्म क्या है, ये किसको स्पेशली कोडित कर रहा है, तो केमिकल आपका नाम वहां से मिल जाएगा और उसका फार्मूला भी मिल जाएगा स्पेशल, उसके जो भी इनके स्पेशल रूल होते हैं या सिंबल होते हैं उसके साथ। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।